नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिन भर की खबरों को समेटने वाला शो सुर्खियां। पहली सुर्खी उनके बारे में जिनके कंधों पर चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी होती है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया है। कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा है कि अब ये नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। जस्टिस KM जोसेफ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस प्रथा को तब तक लागू किया जाएगा जब तक संसद की तरफ से इस संबंध में कानून नहीं बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि कई पार्टियां सत्ता में आईं, लेकिन किसी ने भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानून या प्रक्रिया नहीं बनाई। सिर्फ अदालत ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत CEC और ECS की नियुक्ति के लिए कानून बनाने की जरूरत है। अनदेखा इसको नहीं किया जा सकता है। मतलब साफ है कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की चयन का तरीका जो होगा वही होगा जो CBI के चीफ को नियुक्त करने के लिए होता है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि अब तक ये प्रक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से होती थी। अब समझ लेते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर विवाद कब और कैसे शुरू हुआ। दरअसल साल 2018 में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को लेकर याचिकाएं दायर हुई। इसमें मांग की गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बनाया जाए। इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अरुण गोयल की नियुक्ति जल्दबाजी में की गई है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के IAS अफसर अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया। अरुण गोयल की नियुक्ति पर इसलिए विवाद हुआ क्योंकि वो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे। 18 नवंबर को VRS लिया और अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त बना दिया गया। अगली सुर्खी अडानी से जुड़ी है। अडानी पर आखिरकार बड़ी जांच होने जा रही है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यों वाली एक्सपर्ट की कमेटी बना दी है। इस कमेटी के हेड रिटायर्ड जज AM सप्रे होंगे। इसके अलावा इस कमेटी में एक्सपर्ट के तौर पर जस्टिस JP देवधर, OP भट्ट, KV कामत, नंदन नीलकेणी और सोमशेखर सुंदरेशन होंगे। उनको शामिल किया गया है इस कमेटी में। देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने आज यानी 2 मार्च को यह आदेश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सेबी को जो जांच कर रही है वो जांच जारी रहेगी, साथ ही एक्सपर्ट की कमेटी भी अपना काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि सेबी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रक्रिया पर कोई बाधा नहीं आएगी। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट ऑर्डर जानने के बाद अब एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर हैं उनके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। अभय मनोहर सप्रे 1978 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य बने। 1999 में उन्हें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एडिशनल जज के पद पर नियुक्त किया गया था। फिर 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। और जो दूसरे सदस्य हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। दूसरे सदस्य हैं इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी। आधार कार्ड, UPI, फास्टैग, GST जैसी टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के दिमाग की उपज मानी जाती है। KV कामत देश के मशहूर बैंकर हैं और वो ICICI बैंक के MD CEO भी रहे हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। ओम प्रकाश भट्ट पेशे से बैंकर हैं। वो 2006 से 2011 तक भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष रहे। एडवोकेट सोमशेखर सुंदरसन कॉमर्शियल कानून के एक्सपर्ट हैं। वो बिजनेस एंड जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर अक्सर कॉमर्शियल लॉ, बिजनेस, राजनीति और संवैधानिक मुद्दों पर राय देते रहते हैं। जस्टिस देवदत्त बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं और सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी भी रह चुके हैं। परिचय जान लिया, अब ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किन पहलुओं पर जांच करेगी। पहला, शेयर मार्केट का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मजबूत करने के उपाय सुझाएगी, यानी मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग की निगरानी और पुख्ता की जाएगी। दूसरा, अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी से जो गिरावट हुई उसके बाद जो विवाद उत्पन्न हुए उसकी जांच कमेटी करेगी। कमेटी के अलावा सेबी भी 2 पहलुओं की जांच करेगी। पहला कि क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स के नियम 19A का उल्लंघन हुआ है। दूसरा कि क्या मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर स्टॉक की कीमत में कोई हेरफेर किया गया था अडानी ग्रुप की तरफ से। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि सेबी का नियम 19A कहता क्या है।
दरअसल नियम शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़ा है। भारतीय कानून में किसी भी लिस्टेड कंपनी में कम से कम 25% शेयर होल्डिंग पब्लिक यानी नॉन इनसाइडर्स की होनी चाहिए। जांच के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से संबंधित कुछ निर्देश दिए हैं, वो भी जान लीजिए। पहला निर्देश है कि सेबी को एक्सपर्ट कमेटी को सभी जरूरी जानकारी मुहैया करानी होगी। केंद्र सरकार से जुड़े एजेंसियों को कमेटी के साथ सहयोग करना होगा, मतलब जो अगर एक्सपर्ट की कमेटी जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट करेगी उसको एजेंसियों को प्रोवाइड कराना होगा। कमेटी अपने काम के लिए बाहरी विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है। चौथा, कमेटी मेंबर्स का पेमेंट चेयरपर्सन तय करेंगे और केंद्र सरकार इसका वहन करेगी। जो भी जांच रिपोर्ट तैयार करने में खर्च आएगा उसका वहन केंद्र सरकार करेगी। पांचवां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सीनियर ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगी। ऑफिसर कमेटी को लॉजिस्टिकल असिस्टेंट देने के लिए नोडल अफसर के रूप में काम करेंगे। अगली सुर्खी यूपी के चर्चित हाथरस कांड से जुड़ी है। पहले तारीख याद दिला देते हैं। 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की के साथ कथित तौर पर रेप का आरोप लगा। 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। पीड़िता के परिवार ने इसके बाद 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। आज ही इस केस में हाथरस की SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 4 में से 3 आरोपी लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया गया है। संदीप को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट के तहत दोषी मानते हुए उम्र कैद और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसले में लिखा गया है कि जुर्माने की अधिरोपित धनराशि में से 40,000 रुपए मृतका की मां को प्रदान किया जाएगा। ये कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। कोर्ट के फैसले की एक बात यह भी है कि जिस पे गौर करना जरूरी है कि फैसले में लिखा गया है कि रेप या गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं है और बलात्कार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। संदीप को गैर इरादतन हत्या, फिर से बता देता हूं, गैर इरादतन हत्या और SC/ST एक्ट में दोषी पाया गया है। आरोपी रवि, रामू, लवकुश दोषमुक्त हो गए हैं। यह फैसला विशेष न्यायाधीश त्रिलोक पाल सिंह ने सुनाया है। आज तक के राजेश सिंघल की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के फैसले से पीड़ित पक्ष संतुष्ट नहीं है। इस पर उनके वकील का क्या कहना, सुनिए। और 3 को इसमें बरी कर दिया गया। उन 3 के अगेंस्ट में हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे डेफिनेटली इसमें, और साथ ही अभी जजमेंट हमारे पास है, उसका देखेंगे कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, रेप के धारा में क्यों कन्विक्शन नहीं किया, अन्य धाराओं में और जो लगाई हुई थी CBI ने, और चार्ज जिन धाराओं में फ्रेम हुआ था उसमें क्यों कन्विक्शन नहीं हुआ। ये परिवार का कहना है कि जब तक हमारी बेटी को पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं करेंगे विसर्जन। मैं भी उनके साथ हूँ कि जब तक उनको संतुष्टि नहीं होगी कि उनकी बेटी को जस्टिस मिल गया तब तक कोई बात नहीं। उनका सेंटीमेंट है, भावना है, क्योंकि उन्होंने लास्ट जो रिचुअल्स थे अपनी बेटी को जो क्रिमेट उनको करना था, बहुत सारे रिचुअल्स के साथ वो नहीं करने दिया गया, उनसे राइट उनका छीन लिया गया। दर्शकों को याद होगा हाथरस कांड को लेकर देश में कैसे काफी हल्ला हुआ था। इस केस में यूपी पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठे थे। आरोप था कि पुलिस ने परिवार को बिना बताए आधी रात युवती का अंतिम संस्कार कर दिया था। योगी सरकार ने पहले इस केस की जांच STF से करवाई, लेकिन बाद में जब परिवार की मांग हुई तो CBI को यह केस ट्रांसफर कर दिया गया। CBI ने मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। उसी चार्जशीट के आधार पर गवाहों को सुनते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। चौथी सुर्खी JNU से है। दरअसल JNU के एक नियम पर, JNU प्रशासन के एक आदेश पर विवाद हो रहा था। क्या था वो आदेश, क्या था वो नियम? नियम ये था कि JNU परिसर में धरना देने पर छात्रों पर 20,000 रुपये जुर्माना और हिंसा करने पर 30,000 रुपये जुर्माना लग सकता है। और ये भी कहा गया कि धरना नहीं दिया जाएगा। हिंसा का दोषी पाए जाने पर एडमिशन भी रद्द किया जा सकता है। ऐसे कई नियम यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किए गए थे। छात्र संगठनों ने इन नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किए। आज देर शाम खबर आई कि JNU प्रशासन ने जारी किए अपने आदेश को वापस ले लिया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक JNU के कुलपति शांति श्री D ने बताया कि उन्हें इस तरह के सर्कुलर की जानकारी नहीं थी और मुख्य प्रॉक्टर ने दस्तावेज जारी करने से पहले उनसे सलाह भी नहीं ली थी। आखिरी सुर्खी पिछले कुछ वक्त से कीवर्ड बने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार से जुड़ी है। धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सालिग्राम गर्ग को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया था, बताते हैं। पिछले महीने 11 तारीख को छतरपुर में दलित परिवार के यहाँ एक शादी कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में शालिग्राम पहुंचा और वहां उसने गाली गलौच और तमंचा लहराते हुए मारपीट की।
और कई लोगों को जान से मारने की धमकी दी। ये सब वीडियो में कैद हुआ। उसने ऐसा क्यों किया था, इसकी पूरी कहानी हम 21 फरवरी के ललन टॉप शो में आपको बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, तो शालिग्राम की इस कारस्तानी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जैसा हमने आपको शुरू में बताया कि घटना 11 फरवरी को हुई थी और केस पूरे 9 दिन बाद यानी 20 फरवरी को दर्ज हुआ। शालिग्राम के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी, संपत्ति के नुकसान पहुंचाने और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई। मामला पुलिस तक पहुंचने के करीब 9 दिन बाद पुलिस शालिग्राम को इस मामले में गिरफ्तार करती है, आरोपी बनाती है। अब जब MP की पुलिस छतरपुर की जिला अदालत में उसे पेश करती है, उसे 25,000 के मुचलके पर जमानत मिल जाती है दोनों ही मामलों में। तो ये थी दिन भर की सुर्खियां। देखते रहिए दी ललन टॉप। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।